मेरी जो स्टोरी है इंतहाई मोटिवेटिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट है तो कमेंट में येस लिखें। एटलीस्ट 50 कमेंट्स होने चाहिए ताकि मुझे पता चले कि भाई इंटरेस्ट है। लेकिन यकीन माने मेरी स्टोरी इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इंतहाई मोटिवेटिंग है। आप लोग को मज़ा आएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शम्सुर रहमान। और आज का ये व्लॉग बेसिकली मेरे जूनियर्स का नाम है जो अभी एमटीकेट दे रहे हैं और उनका भी टेस्ट आने वाला है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए एक व्लॉग बना लूँ। तो चूँकि मैंने एमटीकेट दिया हुआ है, मैं इस सब स्टेजेस के थ्रू आ चुका हूँ। एक तो मैं रिपीटर रह चुका हूँ, तो आप लोगों में से बहुत सारे रिपीटर्स भी होंगे, फ्रेश भी होंगे, और मुझे पता है कि इसमें किस तरह टैकल डाउन करने हैं हालात को, किस तरह टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, किस तरह टेस्ट में जो है ना आप लोगों ने स्ट्रेस को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें इसी व्लॉग में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो टेस्ट है आप लोगों का। तो टेस्ट का नाम क्या है? एमटीकेट या ईटा, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें आएगी, कौन से उसमें सिलेबस होगा, वो आप लोगों का एफएससी है। एफएससी में से ही आप लोगों से जो एमसीक्यूज़ जो है ना वो पूछेंगे और आप लोगों ने उसका आंसर देना है। जो किम्स है उसमें और कौन कौन से जो है ना प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। तो किम्स में हमारे पास एमबीबीएस है, बीडीएस है और एलाइड हेल्थ साइंसेस के जो कोर्सेज़ है वो है। तो एमबीबीएस और बीडीएस ये दोनों जो है ये अलग एक फ़ील्ड है और इसके लिए अलग एक टेस्ट है जिसको हम एमडीकेट बेसिकली अगर पाकिस्तान लेवल पर है, मतलब ये कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही टेस्ट है, तो उसको हम एमडीकेट कहते हैं, एमडीकेट, नेशनल एमडीकेट। अगर वो प्रोविंशनल लेवल पर है, मतलब है कि केपीके अपना टेस्ट बना रही है, पंजाब अपना बना रही है, तो उसको हमारा जो केपीके का टेस्ट होगा उसको हम ईटा कहते हैं, वो ईटा उसको प्रिपेयर करेगी। और दूसरा जो है वो आईएचएस है, मतलब एलाइड हेल्थ साइंसेस के जो कोर्सेज़ है। एलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए अपना एक हमारा जो केएमयू है, जो केएमयू, ठीक है, केएमयू का एक अपना टेस्ट है जिसको हम ईकेट बोलते हैं। ईकेट के थ्रू आप लोग केएमयू के डिफरेंट ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं। लाइक कोहाट ये जो किम्स है इसका इसमें केएमयू का अपना ब्रांच है, सवाबी में, पेशावर में। एलाइड हेल्थ साइंसेस बेसिकली एक बीएस प्रोग्राम है 4 साल का, जिसमें डिफरेंट फील्ड्स है लाइक रेडियोलॉजी, सर्जरी, डेंटल, ठीक है, बाकी बहुत सारे फील्ड्स है, उसमें मुझे अभी नाम नहीं याद। लेकिन आप लोगों का इनमें जो ये जो फील्ड्स है इसमें मेरिट बेस पे आप लोगों का एडमिशन होगा और 4 साल का ये कोर्स है, ठीक। अभी लास्ट कुछ ही मंथ्स है, तो उसमें जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि पहली बात तो ये कि आप लोगों ने अपने बुक्स के साथ स्टिक रहना है, ठीक है। चाहे अगर आप लोगों का केपीके में है तो आप लोगों ने केपीके बुक्स के साथ ही स्टिक रहना है। अगर आप लोगों ने केपीके बुक्स को जो सा है वो फिंगर टिप्स पे कर लिया है, तो उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा कंसेप्ट और बिल्ड हो, हमारे चीज़ें और फिंगर टिप्स पे हो, देन यू गाइज कैन गो फॉर फेडरल बुक्स। एमटीकेट का जो सबसे मेन एक फैक्टर है वो हमारी बायोलॉजी है। बायोलॉजी का अगर आप लोगों को आ रही है, वो फिंगर टिप्स पर है, तो आप लोग टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। फिज़िक्स का ये है कि वो पर आप लोगों की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का माइंड तेज़ होता है, कुछ लोगों का माइंड थोड़ा वीक होता है, लेकिन वो भी प्रैक्टिस के साथ ठीक हो सकता है। केमिस्ट्री भी सारा कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक सारा, तो वो ऑर्गेनिक में थोड़ा है मोस्टली, और इनऑर्गेनिक में भी रिएक्शन अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कर सकते हैं। बात तो स्टूडेंट के जहन में ये आती है कि मैं कोचिंग करूँ या ना करूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कभी कोचिंग नहीं की, ना मैंने कभी कोई एकेडमी ज्वाइन की है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो किस तरह है। अगर आप लोग को ख़ुद पर बिलीव है कि भाई मैं बग़ैर कोचिंग के, बग़ैर एकेडमी ज्वाइन किए हुए मैं एमटीकेट क्लियर कर सकता हूँ, लाइक आप लोगों ने एफएससी में ट्यूशन किए होंगे, ठीक है, तो उस बेस पे अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को अगर खुद पे बिलीव है, खुद पे एतबार है, तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू थिंक कि आप बग़ैर कोचिंग के कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ईज़िली इस तरह पता चलेगा कि हमारे एकेडमीज़, जो डिफरेंट एकेडमीज़ हैं, उनके संडे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने उन संडे टेस्ट में अपीयर हो जाना है। उन संडे टेस्ट पर उनके जो संडे टेस्ट होंगे उस पर आपने प्रैक्टिस करना है। अगर आप इजीली हाफ एमसीक्यूज़ टिक करते हैं, ठीक है, हाफ एमसीक्यूज़,
इट मीन्स कि आपको चीज़ें आ रही है। कोचिंग आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। अगर आपको चीज़ें आ रही है तो आप लोगों को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जब आप किसी टेस्ट के लिए बैठते हैं, संडे टेस्ट हो गया अकेडमीज़ के, और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इट मीन्स आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सो गो फॉर कोचिंग, और कोचिंग करें। कोचिंग कोई इस तरह बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप लोगों का रोकड़ा लगेगा, पैसा लगेगा। इस दफ़ा ये है कि ईटा वालों को दोबारा उन्होंने टेस्ट दिया हुआ है, तो ईटा वालों का ये है कि वो ज़रा कंसेप्चुअल टेस्ट बनाते हैं, ख़ास तौर पर फिज़िक्स। तो कोचिंग में ये होगा कि आप लोगों को वो लोग डिफरेंट ट्रिक्स बताएंगे, डिफरेंट फार्मूलाज बताएंगे, जिसके थ्रू आप लोग इजीली फिर जो MCQs होंगे वो हल कर सकेंगे। अगर इस दफ़ा ईटा ले रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ईटा ही लेगा, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके कंसेप्ट वीक है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो एकेडमी ज्वाइन कर ले, ठीक है। डिफरेंट एकेडमीज में आपके संडे टेस्ट शुरू होंगे, तो संडे टेस्ट को कभी भी मिस नहीं करना है। अगर आप लोगों ने संडे टेस्ट को मिस किया तो आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो ज़ीरो है, और कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। कि आपके संडे टेस्ट आप लोगों ने मस्त देने हैं, ठीक है। अब संडे टेस्ट के थ्रू आप लोग संडे टेस्ट के हवाले से आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि संडे टेस्ट से कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं खुद डिमोटिवेट हुआ था स्टार्ट में जब मैं संडे टेस्ट दे रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि संडे टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, और मुझे ये फील हो रहा था कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, MDCAT तो मुश्किल है, ये वो। लेकिन एकेडमीज़ के जो संडे टेस्ट होते हैं वो यूजुअली टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप लोगों का ईटा या MDCAT का जो प्रोफेशनल टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना, और हर संडे पे आप लोगों ने टेस्ट देना है, लाजमी देना है, ठीक है। और डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना। हाँ, अब ये भी नहीं है कि भाई आप रोज़ संडे टेस्ट में बैठते हैं और आपके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं, ये भी फिर एक सोचने वाली बात है। एटलीस्ट आपके मार्क्स 150 प्लस तो आने ही चाहिए, ठीक है। रिपीटर कुछ इस तरह करते हैं कि एक दफ़ा अगर उन्होंने फ्रेश टाइम में एकेडमी ज्वाइन कर ली है, कोचिंग कर ली है, आप वो रिपीटर के सेशन में दोबारा ज्वाइन करते हैं। ये सरासर बेवकूफ़ी है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। अगर भाई आपको एक चीज़ नहीं आती, ठीक है, आप अगर 100 दफ़ा भी कोचिंग कर ले तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर एक चीज़ कर सकते हो तो भाई उसको ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार उसके लिए एकेडमी ज्वाइन करें। एक दफ़ा आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली, एकेडमी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एकेडमी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फार्मूले बताएंगे वो लोग, आपको समझाएंगे कि टेस्ट किस तरह होता है, और आपका क्विक रिवीजन होगा, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि हमें जो एकेडमी में जो चीज़ें बताएंगे तो वो आएंगे, नहीं भाई, इस तरह नहीं होता। एकेडमी वालों का सिर्फ ये काम है कि वो आप लोगों को समझाए कि टेस्ट में आप लोगों का क्या आएगा, किस तरह के पैटर्न के MCQs आएंगे। तो वो तो बस अगर आप लोगों ने एक दफ़ा ज्वाइन कर ली है एकेडमी, तो बस ये चीज़ें तो आप लोगों को समझ आएगा ही ना। दोबारा ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है। फजूल में 30,000 40,000 रुपये आप ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ एक मंथ के लिए, तो ये भाई जुल्म है पेरेंट्स के साथ भी और खुद अपने साथ भी। की बात आती है कि भाई हमने कौन से बुक्स को फॉलो करना है। तो मोस्टली केमिस्ट्री के लिए हम जो KPK के स्टूडेंट्स हैं वो तो चैम्पियन ही यूज़ करते हैं। मैंने खुद चैम्पियन को यूज़ किया, और चैम्पियन के फर्स्ट चैप्टर को एटॉमिक मॉडल्स है, पता नहीं कौन सा चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, उसके वो बहुत टफ चैप्टर है, ठीक है। उसको ईजी नहीं लेना, इंतहाई टफ चैप्टर था मेरे लिए, बिल्कुल एक MCQ सॉल्व करने की काबिल नहीं था मैं। जब मैंने चैम्पियन से सारे MCQ सॉल्व किए, मुझे पता चला कि भाई ये एक MCQ अगर मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं किस वजह से कर रहा हूँ, मेरा इस पर कंसेप्ट किस जगह पर वीक है। तो वहाँ पर उन लोगों ने एक्सप्लेन किया होता है सारी चीज़ें। तो सजेस्ट ये करूँगा कि केमिस्ट्री के लिए चैम्पियन सीरीज़ है, न्यू एडिशन लेनी है। बायो सारी रट्टा है, ठीक है। अब लोगों ने किस तरह रट्टा मारना है, रट्टा एक बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। तो बायो के लिए क्या करना है आप लोगों ने कि अपने लिए नोट्स तैयार करने हैं। लाइक आप लोगों का एक चैप्टर हो गया, ठीक है, साथ साथ नोट्स भी बनाएं, और नोट्स जब आप बनाएंगे एक तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। आप एक चीज़ जब लिखेंगे और एक चीज़ जब आप पढ़ेंगे तो इस दोनों में फ़र्क ये है कि जब एक चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपके जहन में टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होगा। जब आप उसको लिखेंगे एज अ पॉइंट, मतलब कि खूबसूरत फॉर्म में उसको अपने साथ नोट्स में ऐड करेंगे, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। बायो का ये है कि जितने भी चैप्टर्स है आप उनके नोट्स बनाएं, उनको हाईलाइट करें, ताकि आप जब क्विक रिवीजन करेंगे तो आपको कोई इशू और कोई मसला ना हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोला वहीद खान, स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर MBBS एट किम्स कोहान। बेसिकली मेरा टॉपिक आज आपको ये बताने का है कि एक MDCAT की इस जर्नी में आपके लिए रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी टेस्ट की परफॉर्मेंस से पहले एज वी नो कि 100% रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो सेम इज़ द केस हियर। अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ तो एग्ज़ाम्स देने के बाद तकरीबन 2-3 डेज़ के बाद एकेडमी स्टार्ट हो गई थी। अब ड्यूरिंग एकेडमी सेशन आपने क्या करना है कि सुबह के टाइम आपकी एकेडमी क्लासेस होंगी, आपने शाम के टाइम घर आके सारा एकेडमी का कोर्स रिवाइज करना है और उसके साथ उसी टॉपिक के MCQs प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब पहली चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कहते गलती कर जाते हैं कि जब MCQ प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ये डर होता है कि यार ये MCQ तो हो ही नहीं रहा और अपने ऊपर बर्डन डाल देते हैं। आपने इस किस्म का बर्डन अपने ऊपर नहीं डालना। MCQ नहीं हो रहा, सोल्यूशन देखें, नेक्स्ट टाइम उसकी प्रैक्टिस करें सही से, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो आप करेंगे ना कि मतलब सुबह के टाइम आप पढ़ेंगे, शाम के टाइम प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपकी रिवीजन एक तरह से हो रही होगी। उसके साथ साथ वीकेंड्स पे आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा। आपने क्या करना है, पीछे जितना पढ़ा हुआ है सारा का सारा दोबारा आपने रिवाइज करना है, उसके साथ रीडिंग करनी है, ठीक है, अपनी बुक्स की। और MDCAT में आपने चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है, आपने उनको बार बार रीड करना है, बुक्स को बार बार रीड करना है, हाईलाइट करें पॉइंट्स को और उनको रीड करते रहें, ठीक है। और उसके साथ आपने MCQ प्रैक्टिस करनी है। इस तरह ड्यूरिंग एकेडमी सेशन आपकी तकरीबन 2-3 मरतबा रिविजन हो जाएगी। उसके बाद अब अगर आपका टेस्ट 31 अगस्त को एक्सपेक्टेड है तो आखिरी 3 हफ्तों में यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एकेडमी छोड़ के आ जाते हैं घर। आपने क्या करना है, उन 3 हफ्तों में बार बार आपने रोज़ाना जो है बुक को रीड करना है, उसके साथ MCQ प्रैक्टिस करनी है। और जितनी ज़्यादा MCQ बुक्स का आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप उतनी ज़्यादा उसके लिए रेडी रहेंगे। उसके बाद लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी संडे टेस्ट के बारे में। यूजुअली MDCAT स्टूडेंट्स क्या करते हैं, संडे टेस्ट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते कि हमें आधा कोर्स आता है, पूरा कोर्स नहीं आता, ये पॉइंट्स उनके दिमाग में होते हैं। ये पॉइंट आपने अपने दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि एक सोल्जर जो किसी बैटल फील्ड में एंटर करता है ना, वो पहले से डेमो वॉर्स करता है। उसे पता होता है कि अगर दुश्मन यहाँ से आया मैंने क्या करना है। सेम इज़ द केस फॉर MDCAT के लिए भी ये संडे टेस्ट एक बिल्कुल वैसी डेमो वॉर का रोल प्ले करते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे, घर में तो बंदा बड़ा रिलैक्स होकर MCQs परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो सोल्यूशन सही से हो जाते हैं। जब हॉल में जाता है, उस स्ट्रेस को देखता है, उस शोर को देखता है, वहाँ के उस एनवायरनमेंट को देखता है, तो आपका फोकस अपनी स्टडीज़ पे थोड़ा कम हो जाता है, आपके फोकस आपके कॉन्सेप्ट्स पे से कम हो जाते हैं। आप जितने ज़्यादा संडे टेस्ट देंगे, आप उस माहौल के उतने आदी होंगे। तो इसीलिए जब एंड में आप अपना फाइनल टेस्ट परफॉर्म करने जाएंगे ना, आपका मेन फोकस अपने MCQs पे होगा, अपनी नॉलेज पे होगा। आप उस स्ट्रेस को, उस शोर को बिल्कुल निगलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप उसके लिए आदी होंगे। तो बस इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आपने अगर एफर्ट सही डायरेक्शन में की है ना, तो बिलीव मी आपको ज़रूर आपका रिजल्ट मिलेगा। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने टेस्ट को सॉल्व किस तरह करना है। लाइक आपको एक टेस्ट मिला है, ठीक है, 3 या 4 पेजेस के फॉर्म में। फर्स्ट जो पेज है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, फर्स्ट पेज के MCQs में से जो आप लोगों को ईजी लगते हैं वो आप लोगों ने उसी शीट के ऊपर मार्क कर लिए, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले जो आप लोगों ने MCQs किए हुए हैं उसको बबल शीट पे फिल कर लें। फिर जब आपने पेज को नेक्स्ट पेज पे आप चले गए, इसी तरह नेक्स्ट पेज की जो इजी MCQs है उसको आप उसी पेज पे हल करके मार्क लगा के जब आप नेक्स्ट पेज पे जाए, उससे जाने से पहले उसको बबल शीट पे फिल कर लें। मेरा तो यही तरीका है और मुझे फ़ायदा हुआ इससे, ठीक है। तो ये आप लोगों के टेस्ट का तरीका है। एक चीज़ को गौर से पढ़े, उसके बाद उस पर मार्क करें, वरना आप लोग बहुत पछताएंगे। मैं खुद बहुत पछताया हूँ इस बात से। मेरे बहुत सारे इजी MCQs इसी वजह से गलत हुए थे कि मैं और कॉन्फिडेंट बनने की मैं कोशिश कर रहा था और उल्टा भी मेरे साथ कहानी उल्टी हुई है, ठीक है। तो एक चीज़ को पहले गौर से पढ़ने के बाद उस पर सोचें तो इसमें ये बंदा मांग के आ रहा है MCQs में। आपके पास 3 घंटे बहुत है भाई। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो 20 या 30 मिनट पहले आप लोग टेस्ट उसको हैंड आउट करेंगे, तो टाइम की टेंशन नहीं लेनी। हालांकि इस तरह भी नहीं होना कि आप एक ही MCQs पे 15-20 मिनट लगाएं, ये भी फिर आपके साथ ही जो है ना वो जुल्म है, ठीक है। MCQs का ये जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है ना, इसको मुझे एक ये फ़ायदा हुआ है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एक फर्स्ट MCQs में आप लोगों से जो चीज़ पूछा होता है ना, वही चीज़ सेकेंड MCQs में पढ़ा होता है, मतलब कि क्वेश्चन में ही वो आंसर पढ़ा होता है। तो आप फॉर एग्जांपल अपने फर्स्ट MCQs आपको नहीं आ रहा, ठीक है, आपको नहीं आ रहा उसका आंसर, आपने वो उसको बबल शीट पे फिल कर लिया है। जब आप सेकेंड MCQs पे जाएंगे उसका आंसर उधर पढ़ा होगा, क्योंकि मोस्ट इस तरह ही होता है, वो लोग आपको फंसाते हैं ना इसमें। तो सेकेंड MCQs में वो आपका आंसर पड़ा हुआ है, आप जो है ना आपने एक मौका गंवाया है, ठीक है, क्योंकि आपने जल्दी की है। तो जो मैंने तरीका बताया इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका फर्स्ट MCQs में आंसर नहीं आ रहा ना, आपने सिर्फ उस पर मार्क किया हुआ है, जब आप सेकेंड MCQs पे आएंगे या थर्ड पे, अब ज़रूरी नहीं कि वो सेकंड पे ही होगा ना, 7 पे 8 पे भी हो सकता है, तो उसमें आप लोगों का आंसर पड़ा होता है कभी कभी, तो बस आपको ये फ़ायदा भी हो सकता है। बात ज़हन में ये याद रखनी है कि भाई आपने मेहनत कर ली है, आप बाकी जो है वो अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है। आपकी किस्मत में जो होगा वो आपको मिलेगा। इस तरह मुझे पता नहीं था ना, मेरे कभी जहन में ये था कि मैं कभी मेडिकल कॉलेज में भी जाऊँगा, इस तरह फिर आप लोगों के साथ भी होगा, क्योंकि बस आपने मेहनत की, आपको उसका सिला मिलेगा इंशाल्लाह हर सूरत पे।
दूसरी बात ये कि भाई आप जब स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, तो उसका सिर्फ आपको नुकसान होगा, फ़ायदा तो नहीं होने वाला। क्योंकि जब एक चीज़ होनी होगी तो वो वैसे भी होगी, चाहे आप टेंशन लें या ना लें, चीज़ तो होनी है भाई। अगर आपका टेस्ट है वो फेल हो रहा है तो फेल होगा, या आपका टेस्ट टॉप हो रहा है तो टॉप होगा। तो अब स्ट्रेस या टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। लेकिन इसका नुकसान ये होगा, जब आप स्ट्रेस लेंगे तो वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही बुरी होगी। आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को ख़राब होने से बचा सकें। Now I'll talk about the self-confidence. Self-confidence is basically the number one predictor of your academic career. आपने रिवीजन भी कर ली है, आपने सेल्फ स्टडी भी कर ली है, आपने सब तैयार कर लिया है, आपने टाइम मैनेज भी कर लिया, आपने अपना स्केड्यूल भी डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन अगर आपको खुद पे बिलीव ही नहीं है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो इस सब का सॉरी टू से कोई भी फ़ायदा नहीं है। कल को आप कोई भी देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, तो आपको पहले खुद पे बिलीव होना चाहिए कि जो टॉपिक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आई एम बेस्ट इन इट। तो जब आपको ये होगा तो आप रिलैक्स रहेंगे, आप अच्छे से स्टडी कर सकेंगे, आप पैनिक अटैक से बच जाएंगे। कल को आप फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो अगर मैं आपके लिए डिज़ाइन करती हूँ, आप कल को एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और एक MCQs है, आपको पता है, आपने स्टडी किया है कि इसका ऑप्शन फॉर एग्जांपल A है, लेकिन आपको खुद पे श्योरिटी ही नहीं है कि क्या मैं जो ऑप्शन लगाऊंगा या लगाऊंगी तो बस ठीक होगा कि गलत होगा। तो आप साथ वाले से पूछते हैं कि यार ज़रा बताओ ना इसका ऑप्शन क्या है, तो वो आप कहता है कि B लगा लो या C लगा लो, और कल को जब आप घर जाते हैं की में देखते हैं तो ऑप्शन वाकई A होता है। तो उस बात के रिग्रेट से बेटर है कि आप खुद पे बिलीव करना सीखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। इस NMDCAT की जर्नी के दौरान लोग बहुत सी बातें करते हैं कि नहीं होगा, हम क्यों खुद को बर्डनाइज कर रहे हो, ये तुम्हारे बस की बातें नहीं हैं। तो यहीं पे आपका होता है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं या पेसिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं। अगर तो आप एक पेसिमिस्ट होंगे तो आप कहेंगे हाँ कह तो ठीक रहा है, मैं खुद को बर्डनाइज कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ, बस छोड़ो नहीं करता, मुझसे तो हो गई। और ये एक सेल्फ एक्सपीरियंस है। जब मेरा NMDCAT हो गया था और एक वीक बाद मेरा नम्स था, तो बस सब ने कहा कि नम्स में तो सब पंजाब वाले मेरिट में आते हैं और KPK वालों को तो नम्स की सीट्स भी नहीं मिलती, तो तुम लोगों को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी मत करो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने 4 दिन किताब नहीं खोली थी नम्स के लिए कि मेरा तो वैसे भी नहीं होगा, जबकि ना मैंने टेस्ट दिया था ना कुछ किया था। लेकिन लास्ट 3 डेज़ में मैंने खुद को दोबारा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया था कि नहीं, लोगों की बातों में नहीं आना। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, अपने आप को ऑप्टिमिस्ट बनाना है कि लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, बल्कि ये करना है कि मैं करके दिखाऊंगा। जो भी करना है खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आप कर भी लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। आई एम हियर टू टेल यू अबाउट द टाइम मैनेजमेंट कि बेसिकली टाइम मैनेजमेंट हमारे पास है क्या। टाइम मैनेजमेंट ये है कि हम अपने टाइम को किस तरह प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो NMDCAT के दौरान मतलब जैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं या आप ड्यूरिंग टेस्ट, तो आप उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है कि जब आपको टेस्ट दिया जाए, टेस्ट हैंड ओवर किया जाए, तो आप उसको थॉरली रीड आउट करें, 5 to 10 मिनट्स आप उसको दें, मतलब पूरा आप उसको रीड आउट करें और उसमें ईजीएस्ट, मॉडरेट और हार्डेस्ट वन उनको आप लोग सेपरेट कर लें, मतलब डिवाइड कर लें। इससे आपको ये होगा कि जब आप ईजीएस्ट वन करेंगे तो आपका मोरल जो है बूस्टअप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा कि येस आई कैन डू इट। और फिर उसके बाद मॉडरेट करें एंड देन हार्डेस्ट वन बाद में करने का ये फ़ायदा होगा कि जो लेंथी होते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया लेंथी MCQs होते हैं जिसमें इक्वेशंस वगैरह आ जाती हैं और कैलकुलेशंस आ जाती हैं, वो जब आप बाद में करेंगे तो आपके पास टाइम भी काफ़ी बच जाएगा। और ये है कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, जैसे कि सोशल मीडिया है, और ये बिल्कुल भी यूज़ मत करें। और ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। और जब आपका एंड हो जाए तो 5 to 10 मिनट्स लें, उसको पूरा रीड आउट करें और बस बेस्ट ऑफ लक। सेल्फ स्टडी के बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जो खुद स्टडी करते हैं घर पे, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जो एकेडमी में पढ़ लेते हैं, बस घर आके वही रिवाइज कर लेते हैं, दैट्स इट। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने कम्प्लीटली डिपेंड नहीं होना है एकेडमीज पे कि जो आपको पढ़ा दिया बस वही आपने घर आके पढ़ लिया। और इस तरह खुद आपने जो है तो MCQs की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, तो इस तरह वो लेंथी है तो उसको आपको मतलब बायो की बार बार रिविज़न करनी चाहिए। एक दफ़ा से बायो बिल्कुल भी नहीं मेमोराइज होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बायो इज़ टू मच वॉलेटाइल, क्योंकि वो लेंथी बहुत है, तो आपने बार बार बायो की रिविज़न करनी है। हमारे टाइम पे उसके MCQs भी ज़्यादा थे, तो इसलिए आपको जो है तो हर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है उसके अपने इंपॉर्टेंस के लिहाज से ही। तो बायो की आपने बार बार रिवीजन करनी है। फिज़िक्स के जो फॉर्मूले हैं तो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है विद MCQs, रिटन प्रैक्टिस आपने करनी है फिज़िक्स की, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और केमिस्ट्री जो है तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि हमारे टाइम पे उसके बहुत ज़्यादा MCQs आए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आपने सारे रिएक्शंस याद करने हैं, कैटलिस्ट वगैरह और ये सब कुछ, और उसकी आपने फिर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं MCQs के, तो आप वो ज्वाइन करें। जब भी आप थक जाए और आपसे स्टडी ना हो तो आप लेट के भी जो है तो वो MCQs आप गो थ्रू कर सकते हैं, जो फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स में आते हैं। इस तरह ऑनलाइन अकेडमीज़ भी बहुत हैं, तो आप उनके ऑनलाइन अकाउंट्स ख़रीद के ऑनलाइन MCQs भी कर सकते हैं। और आप लोग अपने लिए जब भी MCQs बुक्स ख़रीदें तो जो उसका लेटेस्ट एडिशन है वो ख़रीदें, ताकि आप नए नए MCQs सॉल्व कर सकें। पुराने एडिशन वाले MCQs की ज़रूरत नहीं होती, तो आप नए नए MCQs करें और बार बार जो है तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ MCQs करें, और कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना स्टफ़ पे जो आपके पास पड़ा हुआ है। आपने खुद जो है तो मेहनत करनी है और खुद बार बार रिविजन करनी है और MCQs प्रैक्टिस करनी है। सो दैट्स द की टू सक्सेस। तो इसके बाद एक विथड्रा होगा। मेरे पास कुछ इंडियन बुक्स है जिससे मुझे बहुत फ़ायदा दिया है, ठीक है। मैंने स्पेशली इंडिया से मंगवाया है अपने एक फ्रेंड के थ्रू। तो मैं विथड्रा करूँगा, तो उसके जो क्राइटेरिया होगा वो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, और फिर लाइव उसमें वो होगी, वोटिंग होगी, जिसका हुआ बस फिर उसी का ही होगा। हालांकि वो 20-30 हज़ार की सिर्फ वो बुक्स है, मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे बंदे के हाथ लगे जो डिज़र्व भी ना करता हो। तो अब वोटिंग करेंगे बस, जिसको फिर किस्मत की बात है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को इस व्लॉग से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और गुड लक। अल्लाह करे आप लोगों की मेहनत रंग लाए। तो अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।